असर ऐसा होगा कि अन्याय पर शिकंजा जकड़ेगा। जनता के हक में अपनी हर मुहिम चलाएंगे। हम आपकी लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाएंगे। ना आधा सच ना आधी खबर दिखाएंगे। हम खबरों की एक मुकम्मल तस्वीर लाएंगे। खबर राजनीतिक घमासान की, खेल के मैदान की या खेत खलियान की, अब हर खबर की दस्तक होगी। हंगामा नहीं, बस हकीकत होगी। ना रुकेंगे ना हटेंगे, बस लड़ेंगे। देखेगा हरियाणा अब खबरों का एक नया अंदाज। खबरें अभी तक, आपका चैनल, आपकी आवाज। हजार सवालों में ढलती हैं जब जब खबरें चलती हैं। कभी बनती कभी बिगड़ती हैं, फिर खुद ब खुद संवरती हैं। हर ताना बाना बुनती हैं जब जब खबरें चलती हैं। तपिश कभी झुलसाती है, फिर बारिश बनकर आती है। खबरों के हर रंग में आपको रंगने आ गया है खबरें अभी तक। आपका चैनल, आपकी आवाज। सुजैन खान के साथ दूसरी शादी की अफवाह पर अर्जुन रामपाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। अर्जुन ने ट्वीट किया कि इस बात को लेकर जो भी इतना गंदा खेल खेल रहा है वो जल्द ही अपना खेल खत्म करे। जो भी इस खेल के पीछे है, पता नहीं वो खुद को कैसे माफ कर पाएगा। इससे पहले सुजैन की मां जरीन ने भी इस खबर को पूरी तरह से अफवाह बताया था। प्रकाश झा की फिल्म जय गंगाजल का पहला पोस्टर रिलीज हो गया है। इस पोस्टर में प्रियंका चोपड़ा काफी भावुक लेकिन सशक्त नजर आ रही हैं। ये पोस्टर खुद प्रियंका ने ट्विटर पर रिलीज किया है और साथ ही ये भी बताया कि फिल्म 4 मार्च 2016 को रिलीज होगी। बता दें कि ये फिल्म 2003 में आई फिल्म गंगाजल का सीक्वल है, जिसमें अजय देवगन मुख्य किरदार में नजर आए थे। शाहिद कपूर और आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म शानदार का दूसरा गाना शाम शानदार रिलीज हो गया है। मस्ती भरे इस गाने में शाहिद और आलिया जबरदस्त डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस गाने में शाहिद कपूर की बहन सना भी है, जो इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही है। गाने को आवाज अमित त्रिवेदी ने दी है। सुपरस्टार रजनीकांत की आगामी फिल्म काबली का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। फिल्म में रजनीकांत के साथ राधिका आप्टे, धनसिका, प्रकाश राज मुख्य भूमिका में हैं। ये पोस्टर खुद रजनीकांत ने ट्विटर पर रिलीज किया है। ये फिल्म चेन्नई के मायलापुर के एक डॉन पर आधारित है। साथ ही ये रजनीकांत की 159वीं फिल्म है, जो 2016 में रिलीज होगी। प्यार का पंचनामा 2 में पारो कौन है, इस सस्पेंस से पर्दा उठ गया है। फिल्म का गाना पारो रिलीज हो गया है। इस गाने में फिल्म के 6 लेडी स्टार नजर आ रहे हैं। गाने में कार्तिक आर्यन, नुसरत भरूचा, सनी सिंह, सोनाली सहगल, ओमकार कपूर और इशिता शर्मा जबरदस्त डांस करते दिखाई दे रहे हैं। फिल्म में म्यूजिक शारिफ तौशी, हितेश सोनिक, लव रंजन और क्लिंटन ने दिया है। गांव की चौपालों से, कुश्ती के अखाड़ों से, जिले के चौराहों से, कस्बे के गलियारों से, राज्य के हर शहर से, बेखौफ और बेबाक अंदाज में अब निकलेगी हर आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। ये परिपाटी क्यों बन गई? नहीं तो विवाद पखेड़ा खड़ा होता है। योग पर ये महाभारत क्यों छिड़ा हुआ है? बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से। इंडिया पहला मुकाबला हार चुकी है। हाजिर में लेकर खबरें मर्यादादार अंदाज में। देखते रहिए खबरें अभी तक, आपका चैनल, आपकी आवाज। बदल रही है सियासत, बदल रहा है मिजाज। सपनों के सौदागर खबरदार, होशियार। आधी आबादी या नए खून के परवार, हर चेहरे पे गुस्सा और तरक्की की आग। बदलाव की चाहत को आवाज की दरकार, हम बनेंगे बदलाव की आवाज। सिर्फ शोर नहीं, असरदार आवाज। देखते रहिए खबरें अभी तक, आपका चैनल, आपकी आवाज।
पिच गई बिसात, कौन मारेगा बाजी, किसको मिलेगी हार। अब बनेगी नई पंचायत, ग्राउंड जीरो से देखिए दंगल कुर्सी का। सुबह 11:30 बजे, शाम 5:30 बजे और शाम 7:30 बजे, सिर्फ खबरें अभी तक पर। हालात कैसे भी हो, हादसा कहीं भी हो, जश्न हो मजहबी, खुशी या फिर आजादी, सच से कराएंगे रूबरू। सियासत की हर चाल पर होगी हमारी पैनी नजर। खबरें अभी तक, आपका चैनल, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ कायनात परवीन। चलिए रुक करते हैं प्रदेश की कुछ अहम खबरों का। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को झटका दिया है। कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए किए गए संशोधनों पर स्टे लगा दिया है, जिसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने चुनाव को टलवाने के लिए ये संशोधन किया था, जबकि सरकार का कहना है कि वो कानूनी राय लेने के बाद अगला कदम उठाएंगे। हरियाणा सरकार ने पंचायत संशोधन अध्यादेश लाया, विरोध हुआ, मामला हाई कोर्ट में गया तो अध्यादेश वापस ले लिया। फिर विधानसभा में संशोधन विधेयक पास करवाया और चुनाव का ऐलान कर दिया। तारीख मुकर्रर कर दी और अपनी पीठ थपथपाने लगी। नामांकन शुरू हो गए, प्रचार किया जाने लगा। तभी सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को सुप्रीम झटका दिया। जगमती सांगवान की याचिका पर सुनवाई की और संशोधन को खारिज कर दिया, स्टे लगा दिया और सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। बहुत ही खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के द्वारा जो अध्यादेश पास करके जो कंडीशन लगाई थी पंचायत चुनाव के लिए, उनको स्टे कर दिया है। और वो बहुत ही संविधान विरोधी थी, वो दलित विरोधी थी, वो महिला विरोधी थी और आम जो बेचारे अनपढ़ रह गए उनके विरोधी थी। अगर वो लागू होती तो कितने ही अनपढ़ जो लोग हैं, जिनके घरों में पक्के शौचालय नहीं है, जिन्होंने लोन ले रखा है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे और वो इतना निराश हो जाते। इसलिए बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। सुप्रीम कोर्ट में उसने फैसला किया है, इसका बहुत माने धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। कोर्ट के फैसले से राज्य सरकार के साथ साथ हरियाणा चुनाव आयोग को भी झटका लगा है, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, प्रक्रिया शुरू हो गई है, नामांकन शुरू हो गए हैं। ऐसे में इस फैसले को झटका ही मानेंगे। अब हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त राजीव शर्मा का कहना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद ही इस मामले में कुछ कहा जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद ही इस पर मैं कोई अपने विचार या राय दे सकूँगा। अभी तक केवल न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही पता लगा है। एग्जैक्टली ऑनरेबल कोर्ट ने क्या आदेश पास किए हैं, उनका जानकारी के बाद ही, उसको अध्ययन करने के बाद ही आगे की कोई कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट का फैसला आया, विपक्ष को हमले करने का मौका मिल गया। कांग्रेस हो या फिर इनेलो, सबने एक सुर में सरकार को दोषी करार दिया। सरकार के पिछले फैसले को तानाशाही भरा बताया और कोर्ट के फैसले की सराहना की। साथ में सरकार के ऊपर ये इल्जाम भी जड़ दिया, चुनाव से बचने के लिए ही प्रदेश सरकार ने ये कदम उठाया था, लोगों के अधिकारों का हनन किया था और लोकतंत्र की हत्या की थी। इनकी जो नीयत देखनी थी, इनकी नीयत है चुनाव ना कराया जाए, तो आपने मंसूबे में कामयाब हुई कि उसी समय मैंने कहा था ये जो कानून लेके आए हैं ये गलत है। जब विधायक पे लागू नहीं है, ये सांसद पे लागू नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल किया है, हम पहले भी दोहराते रहे, इस पे सरकार को एक मंथन करना चाहिए था, सर्वसम्मति बतानी चाहिए थी। हम शिक्षा के पक्षधर हैं, पूर्णतः शिक्षा के पक्षधर हैं, मगर इसमें सरकार को एक सबके साथ बैठ के, सारे दलों के साथ बैठ के एक सर्वसम्मति बना के और समय दे के काम करना चाहिए था। ये तो एकदम से आखिरी मिनट पे जिस तरह से लेके आए। अब विपक्ष भले ही जो आरोप लगाए, लेकिन सरकार के मंत्रियों का कहना है कि कोर्ट ने अभी स्टे लगाया है,
फैसला नहीं सुनाया। सरकार फैसले की समीक्षा करेगी और कानूनी राय लेकर आगे फैसला किया जाएगा। मंत्रियों का भी यही कहना है कि सरकार लोगों के भले के लिए संशोधन लेकर आई थी, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये फैसला लिया था, लेकिन विपक्ष इस बारे में जनता में भ्रम फैला रहा है। देखिए, इसको झटका नहीं कह सकते हैं। कोर्ट ने स्टे लगाया है, कोई फैसला नहीं दिया है, और राजस्थान सरकार का पहले ही सुप्रीम कोर्ट तक ये डिसीजन हो चुका हुआ है। तो बाकी अभी क्या आदेश दिया है वो सारे ऑर्डर की कॉपी आएगी, उसको एग्जामिन करेंगे, फिर उसके बाद फर्दर बात कहेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो उनका निर्णय है वो क्या है, क्योंकि जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो इस प्रक्रिया को बीच में कभी भी रोका नहीं जा सकता, आज तक रोका नहीं गया है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसको हम देखेंगे कि अभी सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें हमने जो बातें कही थी उसको छोड़ने की बातें यदि कही है तो निश्चित रूप से पहले दौर के चुनाव पर भी असर इसका आएगा, क्योंकि जितना समय सबको चाहिए वो समय निकल गया है। तो एक तय तो चुनाव आयोग करेगा, लेकिन निश्चित रूप से उसमें उस प्रकार के अरेंजमेंट शायद चुनाव आयोग को भी करने पड़ेंगे। इसलिए पहली बात जानकारी पूरी मिलना, दूसरी बात सरकार निवेदन करेगी कि सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर जल्दी हरियाणा सरकार को भी सुने, बाद में कोई अंतिम निर्णय दे। सरकार ने संशोधन किया और सुप्रीम कोर्ट ने जोर का झटका धीरे से दे दिया। संशोधनों पर रोक लगा दी, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया जारी रहेगी। अब सरकार कोर्ट में क्या जवाब दाखिल करती है, सरकार का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि आने वाले कुछ दिनों तक इस मामले में बयानबाजी चलती रहेगी और विपक्ष सरकार को घेरता रहेगा। सरकार भी सफाई देगी और इसी तरह अपना बचाव करेगी। हालांकि ज्यादा अच्छा ये होता कि इस तरह के संशोधन करने से पहले सरकार हर तबके, हर वर्ग और सभी राजनीतिक पार्टियों को भरोसे में ले लेती, एक सहमति बनाते हुए संशोधन करती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। आइए सुनाते हैं नेताओं ने क्या कुछ कहा। एक नई परंपरा के तहत हमारी सरकार ने एक जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी ये समझते हुए कि हरेक व्यक्ति साक्षर हो, हरेक व्यक्ति के अंदर लगन लगे और पढ़े लिखे लोगों के हाथ में, क्योंकि जब गांव का सरपंच पढ़ा लिखा होगा, उसकी पूरी पंचायत पढ़ी लिखी होगी, जो नीचे तक का भ्रष्टाचार, जो कई नीचे स्तर के ऑफिसर कई बार क्या करते हैं, जो अनपढ़ पंचायत होती थी उनसे झूठे बिलों के ऊपर साइन करवा लेते थे, उनसे गलत रेजुलेशन डलवा लेते थे, उसके ऊपर एक बहुत हद तक का जो अंकुश लगना था। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया ये वास्तव में लोकतंत्र की जीत है। आज भी हमारे गांव में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां 80% से ज़्यादा लोग 10वीं नहीं किए हुए हैं। अगर हम ये रूल आज ही लागू कर देते हैं तो उन लोगों के साथ अन्याय होगा, साथ में लोकतंत्र के साथ धोखा होगा। सरकार ने इसने सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया तो अच्छी बात है, लिया है, और मैं तो समझता हूँ कि सरकार को इस तरह का फैसला लेने से पहले एक टाइम बाउंड करके लोगों को जागृत करना चाहिए था, समय देना चाहिए था। सफेद मक्खी पर नियंत्रण पाने के लिए हरियाणा और पंजाब के कृषि मंत्रालयों की बैठक हुई, जिसमें हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ और पंजाब के कृषि मंत्री तोता सिंह के अलावा दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक मौजूद रहे। बैठक में सफेद मक्खी का तोड़ निकालने के लिए दोनों राज्यों के विशेषज्ञों की 5 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया गया है, जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। सफ़ेद मक्खी, वाइट फ्लाई के मुद्दे पर, क्योंकि दोनों ही राज्यों में कपास की फसल पर इस कीट ने काफ़ी नुकसान किया है और ये दोनों राज्यों की साझी समस्या एक तरह से है। हम दोनों का क्लाइमेट, सोयल कंडीशंस, बाकी भी जो किसानों की आदतें भी
ऐसे सब कॉमन हैं और इस नाते से विचार हुआ कि ये समस्या केवल राज्य अनुसार नहीं है, पूरे क्षेत्र की है और उस नाते से हम साझे मिलकर इसका उपाय करें। गोहाना पहुंचे परिवहन मंत्री कृष्ण पवार ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। पवार ने कहा कि अगर कांग्रेस इतनी अच्छी होती तो देश और प्रदेश में सफाया नहीं होता। कांग्रेस नेता अपनी पुरानी बातें भुलाने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। खानपुर जो आपके पास था जो मिला करते थे। इंश्योरेंस क्या खर्च है? 6,000 मकान हम अलाट करने को जा रहे हैं, क्योंकि उसकी माननीय देश के प्रधानमंत्री प्रदेश के अंदर हम जिस प्रकार से पानीपत के अंदर मंत्री जाते हैं जो सुख सुविधाएं शहर में मिलती है गाँव में अंदर भी मिलती है। हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड ने मुख्यमंत्री राहत कोष को 4 करोड़ का अनुदान दिया है। चंडीगढ़ में कृषि विपणन बोर्ड के सदस्यों ने खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सीएम राहत कोष के लिए 4 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल खट्टर के अलावा कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीरवार को चंडीगढ़ में प्राचीन भारत के समृद्ध ज्ञान पर आधारित त्रैमासिक पत्रिका भारतीय धरोहर का विमोचन किया। पत्रिका ने अपना सितंबर-अक्टूबर का अंक कैसे बची बेटियां विषय पर छापा है। इस मौके पर पत्रिका के संरक्षण सुभाष ठाकुर, प्रधान संपादक विजय शंकर तिवारी भी मौजूद रहे। गुड़गांव के धनकोट से सरपंच पद के उम्मीदवार दिनेश सहरावत ने नामांकन भरने के बाद चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। दिनेश धनकोट की चौपाल में पहुंचे और लोगों से समर्थन मांगा, जहां दिनेश ने ग्रामीणों का आशीर्वाद लिया। दिनेश के मुताबिक आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं और अगर धनकोट के निवासियों ने उन्हें मौका दिया तो उनका पहला लक्ष्य धनकोट गाँव को आदर्श गाँव श्रेणी में लाना होगा। धनकोट की चौपाल में हमने ये मीटिंग की है, जिसके अंदर हमने लोगों की समस्याएं सुनी। हालांकि मैं आपको बता दूं, मैं धनकोट गांव का ही निवासी हूं और उसके अंदर मेरे से कोई बात छुपी नहीं है कौन सी समस्या एक आम नागरिक की है और कौन कौन सी समस्याओं को वो रोज़ अवगत होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक इन चीज़ का सोल्यूशन तत्काल नहीं किया गया और ना ही 5 साल के दौरान अभी तक हुआ है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरे को जन समर्थन मिलेगा, मैं सरपंच बन के आऊँगा तो जितना प्रभावशाली तरीके से होगा, मैं ये सोचता हूँ कि मैं एक दिन भी वेस्ट करे बिना ही तत्काल से ही कार्यकाल अपना काम स्टार्ट कर दूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि जन समर्थन मिले और उनकी समस्याओं का मैं जल्द से जल्द निवारण करके उनको सोल्यूशन दूँ। पटौदी के वार्ड नंबर 11 से जिला परिषद पद के उम्मीदवार प्रदीप जनौला ने नामांकन किया। इससे पहले उन्होंने जनसंपर्क कर जनता से आशीर्वाद लिया। जनता ने भी प्रदीप का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। जनता को संबोधित करते हुए प्रदीप ने कहा कि अगर जनता ने उनको आशीर्वाद दिया तो वह अपने इलाके का चहुमुखी विकास करेंगे और यही उनका चुनावी मुद्दा है। वार्ड नंबर 11 से उम्मीदवार प्रदीप कुमार ने नामांकन दाखिल किया और नामांकन दाखिल करने से पहले जनता के बीच पहुंचे और उनसे आशीर्वाद लिया। साथ ही ये वादा भी किया कि अगर उन्हें जीत मिलती है तो वो अपने इलाके का चहुमुखी विकास करेंगे और यही उनका चुनावी मुद्दा भी है। पंचायत चुनाव के उम्मीदवार पटौदी से नामांकन दाखिल किया है। मेरा मुद्दा जो है इस चुनाव में वो सिर्फ विकास का रहेगा। विकास के अलावा इस राजनीति को मैं, जो गंदी राजनीति यहाँ पर फैली हुई है, जो भेदभाव की राजनीति है, उसको खत्म करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं सभी क्षेत्रवासियों को इस भारी विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अगले आने वाले 5 साल में यदि क्षेत्रवासियों ने मुझे आशीर्वाद दिया तो उनके सम्मान को हमेशा बरकरार रखा जाएगा, उनकी भावनाओं के साथ कभी भी खेला नहीं जाएगा, युवाओं के रोजगार के बारे में हमेशा ध्यान दिया जाएगा और कभी भी ऐसा नहीं होगा जो किसी भी मेरे क्षेत्रवासी के साथ भेदभाव हो पाए। मैं पूरे तन मन धन से इस क्षेत्र की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। प्रदेश में डेंगू के मामले जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। जहां स्वास्थ्य मंत्री डेंगू के लिए दिल्ली को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो कृष्ण बेदी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को, वहीं कैप्टन अजय यादव का कहना है कि मंत्री जी सिर्फ फोटो खिंचवाने में एक्टिव हैं।
नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ये जुमला शायद आजकल हरियाणा सरकार पर सटीक बैठ रहा है, वो भी डेंगू के मामले में। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। हरियाणा सरकार के मंत्री जिस तरह के बयान दे रहे हैं उसको देखकर तो शायद यही कहा जा सकता है। अब देखिए ना, प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, इलाज के अभाव में इधर उधर भाग रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली के कारण हरियाणा में डेंगू फैला है। वे साहब तो दिल्ली पर ठीकरा फोड़कर पीछा छुड़ाने के मूड में हैं। लेकिन प्रदेश के एक दूसरे मंत्री कृष्ण बेदी ने तो डेंगू के लिए प्रदेश के अधिकारियों की लापरवाही को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। देखिए, मैं इस आधार पर ये बात कह रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि पहली बार ये दिल्ली में ही नज़र आया था 1965 में, जब लगभग 10,000 लोग अफेक्ट हुए थे। वो डेंगू टाइप 2 था। डेंगू 4 किस्म का होता है, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4। उसमें से 2 और 4 आर डेंजरस। पहली बार जो हुआ वो डेंगू 2 हुआ था और ये दिल्ली में पहले फैला, उससे पहले कहीं रिपोर्टिंग नहीं थी। दिल्ली में फैला, फिर दिल्ली से सटे जिलों में फैला और फिर उससे वो आगे गया। इस आधार पर हम बात कर रहे हैं। पिछले दिनों बारिश वर्षा के मौसम के बाद आर्द्रता मौसम में रही और कुछ लोगों की लापरवाही, और लगता है कि कुछ हमारे अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये डेंगू का प्रकोप हरियाणा में फैला है। वे साहब ने दिल्ली को जिम्मेदार बताया, कृष्ण बेदी ने अधिकारियों को लताड़ा, लेकिन मरीजों की संख्या में कमी नहीं आई। अब विपक्ष का कहना है कि फोटो खिंचवाने के लिए तो मंत्री जी टंकी पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जो करना चाहिए वो कर नहीं पाते और अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं। अगर इतना ही अच्छा काम किया होता, स्वास्थ्य मंत्रालय इतना ही सजग होता, तो डेंगू से लोगों को इतनी परेशानी नहीं होती। अनिल विज जी केवल सुर्खियों में रहना चाहते हैं। कभी जाके टंकी देखते थे, जाके भाई टंकी में पानी गंदा है नहीं है। आज जो है बेड नहीं मिल रहे हैं और डेंगू जिस प्रकार से फैल रहा है, और जो सफाई अभियान का जो उनका ढोंग था कि सफाई अभियान हम चलाएंगे, वो तो उसका खुलासा हो गया। आज कहाँ सफाई अभियान है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। बात राजनीति से जुड़ी हो या फिर डेंगू से, विपक्ष को तो बस हमला करना होता है। कैप्टन अजय यादव ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को दिखावे का मंत्री बता दिया, वो मंत्री जिसे सरकारी अस्पतालों की खस्ता हालत नजर ही नहीं आती है। कैप्टन अजय यादव की बातों में सच्चाई है या नहीं, इस पर तो बाद में विचार किया जा सकता है, लेकिन हालात को देखते हुए इतना कहा जा सकता है कि अभी तक डेंगू से बचाव के लिए प्रदेश सरकार उतनी सजग नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, नहीं तो इतने मामले सामने आते ही नहीं। दूसरी तरफ अगर भविष्य में इसी तरह की स्थिति बनी रही तो निश्चित रूप से इस मुद्दे पर राजनीति और ज्यादा तेज हो जाएगी और जिम्मेदारी का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। वहीं डेंगू को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि लोग पैनिक न हो और एस्प्रिन न लें। इसके लिए सभी अस्पतालों में इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में अभी तक 570 के करीब लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। देखिए, डेंगू के लगभग 570 के आसपास केसेस हो गए हैं और हमें लगता है कि 1-2 दिन में इसके ऊपर नियंत्रण लगेगा। हमने सारे एहतियाती कदम उठा लिए हैं। हेड ऑफिस से जितने मेरे ऑफिसर्स थे सबको मैंने ज़िलों में भेज दिया है कि वो अपनी देखरेख में डेंगू रोकथाम के सारे उपाय करवाएं। और मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि इसमें ज़्यादा पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। सरकार ने सब जगह पर सारी दवाइयाँ मुहैया करवा दी हैं और सब टेस्टिंग की व्यवस्था कर दी है। फॉगिंग सब जगह करवाई जा रही है। गुड़गांव के हाई प्रोफाइल रेप मामले में पीड़िता को न्याय मिलने की गुंजाइश और कम हो गई है। पहले ही कानूनी तौर पर हाथ बंधे होने की वजह से आरोपी सऊदी डिप्लोमेट से पूछताछ भी नहीं नजर हो पा रही थी और अब तो सऊदी अरब के डिप्लोमेट ने भारत छोड़कर न्याय जांच पूछताछ सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।
नेपाल की 2 महिलाओं को भारत की धरती पर कई दिनों तक दरिंदगी का शिकार होना पड़ा। गुड़गांव के एक लग्जरी अपार्टमेंट की 4 दीवारी में कई महीनों तक दोनों महिलाओं को देश के एक मेहमान ने कई दिनों तक बंधक बनाए रखा और इस मेहमान ने अपने मेहमानों को खुश करने के लिए कई बार इन महिलाओं को ही परोस दिया। अपार्टमेंट की 4 दीवारी से किसी तरह से बात निकलकर आई तो बंधक महिलाओं को छुड़ाया गया और एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। दरअसल गुड़गांव के अपार्टमेंट में दरिंदगी का जो खेल खेला जा रहा था उसमें सऊदी अरब के डिप्लोमेट माजिद हसन का नाम सामने आया। डिप्लोमेट से पूछताछ संभव नहीं थी क्योंकि महिलाएं नेपाल की रहने वाली थी और डिप्लोमेट सऊदी अरब से और कथित जुर्म हुआ भारत में। तीनों देशों के कानूनी पचड़े ने एक हाई प्रोफाइल मामले की सच्चाई पर पर्दा डाल दिया। गुड़गांव पुलिस मामले को सुलझाने के लिए इधर से उधर भटकती रही। आरोपी को हाथ लगाना भी मुमकिन नहीं था तो आरोप लगाने वाली पीड़ित महिलाओं से ही कई बार पूछताछ की गई। पीड़ित महिलाएं सरकारों से न्याय की गुहार लगाती रही। मामला दिल्ली तक पहुंच गया और गुड़गांव पुलिस इंतजार करती रही। विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब सरकार से बात की लेकिन वहां की सरकार ने अपने डिप्लोमेट पर लग रहे आरोपों से साफ इनकार कर दिया और अब सऊदी अरब के डिप्लोमेट माजिद हसन ने जब भारत छोड़ दिया है तो मामले की सच्चाई और पीड़िताओं को न्याय की उम्मीदें कम ही नजर आ रही है। क्राइम डेस्क खबरें अभी तक। महिलाओं को सुरक्षा देने के मकसद से महिला पुलिस थानों की शुरुआत कारगर साबित होती नजर आ रही है। अपराधी कोई छोटा हो या बड़ा या फिर बैरिकेड तोड़कर भागने वाला बाइक चालक, हर किस्म के जुर्म को लेकर महिला पुलिसकर्मी संजीदगी से कोशिश कर रही हैं। इसकी एक बानगी देखने को मिले कुरुक्षेत्र में। देखिए ये खास रिपोर्ट। अपराधी कितने भी तेज क्यों ना हों, पुलिस की पकड़ से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकते और उस पुलिस से तो बिल्कुल नहीं बच सकते जो शुरुआत में ही वजूद के लिए लड़ रही है। कुरुक्षेत्र के डीएन कॉलेज के पास महिला पुलिसकर्मियों ने नाका लगाया था। इसी दौरान एक बाइक चालक जिसने हेलमेट नहीं पहन रखा था, महिला पुलिसकर्मी ने इस बाइक चालक को रुकने का इशारा किया। एक बार तो इसने स्पीड धीमी कर ली और जब नाके के बिल्कुल पास पहुंच गया तो महिला पुलिसकर्मी को झटके से गिराता हुआ फरार हो गया। लेकिन महिला पुलिसकर्मी ने हार नहीं मानी और एकदम से उठकर राइडर बाइक पर सवार होकर उसे पकड़ने की कोशिश की। हालांकि ये गायब होने में सफल रहा, लेकिन महिला पुलिसकर्मियों का दावा है कि बाइक की पहचान कर ली गई है। जल्द ही इस बाइक चालक को पकड़ लिया जाएगा। और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि गुड़गांव से आ रही है। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह की माता का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर गुड़गांव से। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह की माता का निधन हुआ है। उनके निवास स्थान पर ही निधन हुआ। अंतिम यात्रा सुबह 10 बजे होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह की माता का निधन हो गया है और अंतिम यात्रा जो है सुबह 10 बजे से शुरू होगी। निवास स्थान पर ही उनकी माता का निधन हुआ। राव नरबीर सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी माता का निधन हो गया है और आज 10 बजे से अंतिम यात्रा शुरू होगी। इस वक्त की बड़ी खबर गुड़गांव से, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह की माता का निधन हो गया है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। पिच गई बिसात, कौन मारेगा बाजी, किसको मिलेगी हार। अब बनेगी नई पंचायत, ग्राउंड जीरो से देखिए दंगल कुर्सी का। सुबह 11:30 बजे, शाम 5:30 बजे और शाम 7:30 बजे, सिर्फ खबरें अब तक पर। हजार सवालों में ढलती हैं जब जब खबरें चलती हैं। कभी बनती, कभी बिगड़ती हैं, फिर खुद ब खुद संवरती हैं। हर ताना बाना बुनती हैं जब जब खबरें चलती हैं। तपिश कभी झुलसाती है, फिर बारिश बनकर आती है। खबरों के हर रंग में आपको रंगने आ गया है खबरें अभी तक। आपका चैनल, आपकी आवाज। हालात कैसे भी हो, हादसा कहीं भी हो, जश्न हो मजहबी, खुशी या फिर आजादी, सच से कराएंगे रूबरू। सियासत की हर चाल पर होगी हमारी पैनी नजर। खबरें अभी तक, आपका चैनल, आपकी आवाज। गांव की चौपालों से, कुश्ती के अखाड़ों से, जिले के चौराहों से, कस्बे के गलियारों से, राज्य के हर शहर से, बेखौफ और बेबाक अंदाज में अब निकलेगी हर आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। ये परिपाटी क्यों बन गई? है तो विवाद पखेड़ा खड़ा होता है। योग पर ये महाभारत क्यों छिड़ा हुआ है? बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से। इंडिया पहला मुकाबला हार चुकी है। हाजिर में लेकर खबरें पर्राटादार अंदाज में। देखते रहिए खबरें अभी तक, आपका चैनल, आपकी आवाज। नमस्कार, हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जोर का झटका धीरे से दिया है। पंचायत चुनाव के लिए किए गए संशोधनों पर स्टे लगा दिया है, रोक लगा दिया गया है और कोर्ट के इस फैसले पर याचिकाकर्ता के साथ साथ विपक्ष ने खुशी जाहिर की है और कहा है कि सरकार की